ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब आर्योद्देश रत्नमाला के क्रम संख्या 74 विषय सर्वहित इस पर विचार करेंगे। क्या है सर्वहित? ऋषि लिखते हैं, सर्वहित जो तन मन और धन से सबके सुख बढ़ाने में उद्योग करना है, उसको सर्वहित कहते हैं। जो अपने शरीर के द्वारा, अपनी मानसिक भावनाओं के द्वारा, अपने धन के द्वारा जो सबका सुख बढ़ाने के लिए हम परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसका नाम है सर्वहित। व्याख्या: प्राणी मात्र अर्थात पशु, पक्षी, मनुष्य आदि के लिए जो ज्ञान से, शरीर से और धन से पुरुषार्थ करना है, वह सर्वहित अर्थात प्राणी मात्र का जिससे हित सधे। जो अपना ज्ञान है, उस ज्ञान का हम अन्यों के लिए प्रयोग करते हैं, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं, और अपने शरीर के द्वारा, अपने धन के द्वारा जो पुरुषार्थ करना है, वह सर्वहित कहलाता है। अर्थात जिससे प्राणी मात्र का हित सधे, केवल मनुष्यों का नहीं, प्राणी मात्र का, जीव मात्र का, केवल अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने नगर का, अपने राज्य का, अपने देश का नहीं, संसार भर के प्राणी मात्र के लिए जो प्रयोजन किया जाए। जैसे मांसाहार को रोकने के लिए व्याख्यान देना। अब इससे क्या लाभ होगा? जो मांसाहारी लोग हैं वो पाप कर्म करने से बचेंगे। जो निरीह जीव जिनकी हत्या की जाती है, उनके प्राण बचेंगे। मांसाहार की प्रवृत्ति को बदलवाना, व्याख्यान देकर, समझाकर, भाई ये पाप कर्म है, इससे रोग बढ़ते हैं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटती है। विधान बनवाना, बल देकर सामूहिक संगठित होकर के राज्यों से, सरकारों से अनुरोध करना, उन पर दबाव बनाना कि ये मांसाहार बंद हो। शरीर से अर्थात बलपूर्वक भी बूचड़ खाना आदि न खुलने देना। समीप में आसपास हमारे यदि कहीं कोई बूचड़ खाना है, स्लाटर हाउस है, पशु वध गृह है, तो उसको सरकारों से अनुरोध करें। सरकारें नहीं सुन रही हैं, संगठित होकर बलपूर्वक रोकें, यहां कोई कटान नहीं होगा। जो खुले हैं उन्हें बंद करवाना, और जो खुले हुए हैं पहले से तो उन्हें बलपूर्वक प्रयोग करके यहां नहीं होगा जी हत्या, ये पाप कर्म यहां हम नहीं होने देंगे। हमारे क्षेत्र में पाप कर्म होता है, इससे चारों ओर दुर्गंध फैलती है, रोग फैलते हैं, उसे भी बंद करवाना। इस निमित्त धन से भी ग्रंथ आदि छपवाना, पुस्तकें छपवा कर उसके गुण दोष बता करके, उसकी हानियां बता करके प्रचारित प्रसारित करना। जन संग्रह, संगठित होकर जन आंदोलन, और गाय आदि पशु, मोर आदि पक्षी एवं अन्य जंतुओं की उपयोगिता को बतलाना तथा इनको निमित्त अहिंसित रूप में बनाकर उद्योग आदि का प्रणयन, जिससे उचित अर्थार्जन हो, इसकी रक्षा हो सके, सर्वहित कार्य है। कई बार ये वीडियो आती रहती हैं सोशल मीडिया पर, मोर के पंखों को प्राप्त करने के लिए मोर को पकड़ लिया जाता है और जबरन उसके पंखों को नोच लिया जाता है, खींच लिया जाता है। कितनी भयंकर पीड़ा उस बेचारे जीव को होती है। तो ये इस प्रकार
व्याख्यान देकर, पुस्तकें छपवाकर, जन आंदोलन करके, जैसा वर्तमान में आज गायों की दुर्दशा हो रही है उसके लिए जन आंदोलन किए जाएं, गाय के महत्व को बताया जाए, उपयोगिता को समझाया जाए, जिससे गाय की भी रक्षा हो सके और जो गौ पालन करेंगे उनके लिए अर्थार्जन अर्थात धन प्राप्ति का उपाय भी बन सके। ऐसे समस्त कार्य सर्वहित के कार्य कहलाते हैं। मांसाहार के रुकने से निरीह पशु, उसमें परम उपयोगी गाय आदि एवं अन्य पशु पक्षियों की रक्षा होकर प्राकृतिक संतुलन, समृद्धि, मनुष्य की रक्षा, स्वस्थता एवं मुख्यकर ईश्वर की आज्ञा का पालन और ईश्वर के गुणों का विस्तार होता है। परमेश्वर ने कहीं आज्ञा नहीं दी मनुष्य को मांस खाने की, तो ईश्वर की आज्ञा का पालन भी होगा जब हम मांस निषेध करेंगे। निरीह जीवों की हत्या नहीं होगी, उनका संरक्षण होगा। जो मांसाहारी लोग पाप कर्म करते हैं वे भी पाप कर्म से बच जाएंगे। इसी प्रकार से अन्य एक भाषा आदि का प्रसार भी सर्वहित कार्य है। हम ऐसा प्रयास करें कि ये पूरे राष्ट्र में एक ही भाषा हो। आज जो हमारा ये राष्ट्र खंड खंड भाषाओं में बटा हुआ है, कहते हैं जो भाषा की विभिन्नता है ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। वास्तव में ये विशेषता नहीं है, ऐसा बताया जाता है, प्रचारित कर रखा है। ये भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा दोष है। भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति है, यह सनातन संस्कृति है, सृष्टि के प्रारंभ से चली हुई आ रही संस्कृति है। और सृष्टि के प्रारंभ से एकमात्र भाषा थी संस्कृत और एक ही थी संस्कृति। संस्कृत शब्द से ही संस्कृति शब्द उत्पन्न होता है, बनता है। संस्कृति कहते हैं मनुष्यों की श्रेष्ठ कृति, इसका नाम संस्कृति। अब पूरे भारतवर्ष में भी, एक राज्य में भी यदि देखें, अनेकों भाषाएं हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलग भाषा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अलग भाषा है, जनपद गाजियाबाद की अलग भाषा है, हापुड़ की अलग भाषा, मेरठ की अलग भाषा, मुजफ्फरनगर सहारनपुर की अलग भाषा, बागपत की अलग भाषा। कहते हैं कोस कोस पर बदले वाणी, चार कोस पर पानी। ये तो संस्कृति की विशेषता है। ये संस्कृति की विशेषता नहीं, दोष है। यदि पूरे राष्ट्र में एक भाषा, एक बोली होगी, एक विचार होगा, हम सब संगठित हो जाएंगे। तो ये भी एक सर्वहित का कार्य है, क्योंकि इससे सभी का हित होना है। आप चले जाइए जहां हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं, आप यहीं पर निकट पंजाब में चले जाइए। और हमारे साथ तो हुआ, हम चले गए गुजरात में। गुजरात में गए तो उसने बताया था अमुक स्थान से आपको बस मिलेगी यहाँ के जाने के लिए। सारी बसों पर और वहां बस स्टैंड पर जहां जहां वो बस खड़ी है उसके पीछे लिखा तो है, क्या लिखा है हमें नहीं पता। बस पर लिखा तो है, क्या लिखा है हमें नहीं पता, क्योंकि वो सारा गुजराती भाषा में लिखा है। गुजराती हम जानते नहीं थे। अब एक व्यक्ति से पूछा, ये तो खड़ी है सामने गाड़ी, यही तो जाएगी। अरे भाई, हमें गुजराती नहीं आती, हमें क्या पता क्या लिखा है। एक कह रहा लिखा तो है सामने, देखो क्या लिखा है। हमें नहीं पता भाई क्या लिखा है। तब कंडक्टर से जाकर के पूछा, उसने बताया हाँ जी यही गाड़ी जाएगी। तब उसमें बैठे। यदि पूरे राष्ट्र में एक भाषा होगी, कहीं किसी को परेशानी नहीं, इस कोने से उस कोने तक व्यक्ति चला जाएगा। और ये तमिलनाडु है, केरल है, कन्नड़ है, उड़ीसा है, इन ऐसे क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्र की अलग, कहीं तमिल है, कहीं तेलुगु है, कहीं कन्नड़ है, कहीं उड़िया है, कहीं पंजाबी है, कहीं गुजराती है, कहीं मलया वो है तमिल भाषा। यदि पूरे राष्ट्र में एक भाषा होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी, तो ये सबसे बड़ा हित है, सारे मनुष्यों के लिए हितकारी होगा। ऐसे समस्त कार्य सर्वहित के कार्य कहलाते हैं, जिससे प्राणी मात्र का हित होता हो, जिससे सबको लाभ पहुंचता हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।